सोचें जरा, हमारी पूरी जदीद दुनिया सिर्फ एक स्विच पर चलती है, लेकिन ये कोई आम स्विच नहीं, ये हैरान कुन हद तक नाजुक है। तो आज हम इसी कमजोरी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये स्विच कितना कमजोर है और इसकी डोरियां किसके हाथ में हैं। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जरा तसव्वुर करें, क्या हो अगर दुनिया का वो ऑफ स्विच किसी गलत हाथ लग जाए। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये एक हकीकी खतरा है जो आज हमारे सर पर मंडला रहा है। तो असल कहानी यह है कि हमारी जदीद दुनिया की हर चीज़ तवानाई पर चलती है, और आजकल तवानाई पहुंचाने वाले यही रास्ते, यही सिस्टम 21वीं सदी के नए मैदान जंग बन चुके हैं। एक ऐसी जंग जो टैंकों और मिसाइलों से भी लड़ी जा रही है और कीबोर्ड के चंद क्लिक से भी। तो आइए सबसे पहले इस मैदान जंग की बात करते हैं जो नजर ही नहीं आता, यानी साइबर स्पेस की। यहाँ हथियार क्या हैं? सिर्फ कोड की चंद लाइनें, लेकिन ये चंद लाइनें इतनी ताकतवर हैं कि पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में डुबो सकती हैं। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, तवानाई के निज़ाम पर ये जो साइबर हमले होते हैं ना, ये कोई इत्तफाकी नहीं होते। जैसा कि ये इत्तबास भी वाज़े करता है, इन हमलों के पीछे बहुत ठोस सियासी, समाजी और यहाँ तक कि फ़ौजी मकासद भी छुपे होते हैं। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तस्वुर सामने आता है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर या गैर मुतनासिब जंग। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक कमज़ोर मुल्क एक महंगी फौज बनाने के बजाय बहुत सस्ते साइबर हमलों से बहुत ताकतवर दुश्मन को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। और यही वजह है कि रूस और चीन जैसे ममालिक अपनी जारहाना साइबर सलाहियतों पर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। और देखें, ये सब कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। ईरान में स्टक्सनेट वायरस से लेकर यूक्रेन के पावर ग्रिड्स पर बार बार हमलों तक, और फिर 2021 में अमेरिका की कॉलोनियल पाइपलाइन की बंदिश, ये सब हकीकी हमले हैं और इनकी तादाद और शिद्दत दोनों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये हमले होते कैसे हैं? ये खाका इसके 3 बड़े मराहिल दिखाता है। सबसे पहले क्या होता है, हैकर्स स्कैडा सिस्टम्स में घुस जाते हैं। ये समझ लें कि ये वो मरकजी कंप्यूटर्स हैं जो पूरे पावर ग्रिड का दिमाग होते हैं। फिर दूसरा कदम, वो इस सिस्टम का तवाज़ुन बिगाड़ देते हैं, मतलब उसमें गड़बड़ पैदा कर देते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम। ये छोटी सी गड़बड़ एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे ग्रिड में फैल जाती है, और नतीजा ना सिर्फ बिजली का ब्लैकआउट बल्कि करोड़ों की कीमती मशीनरी भी तबाह हो जाती है। चलें, अब डिजिटल दुनिया से निकलकर एक बहुत ही हकीकी, एक फिजिकल कमजोरी की तरफ आते हैं। एक ऐसी कमजोरी जो आज की नहीं बल्कि सदियों से मौजूद है, और उसका नाम है आबनाए हुर्मुज़। ये जो नक्शा अभी नजर आ रहा है, ये आबनाए हुर्मुज़ को दिखा रहा है। इससे समझें कि ये तेल और कुदरती गैस के लिए दुनिया की सबसे अहम शारग है। एक तंग सा समुद्री रास्ता जो खलीज फारस को बाकी दुनिया के समुद्रों से जोड़ता है। अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक अदद से लगा लें, 27%। जी हाँ, समंदर के जरिए दुनिया भर में जितना भी तेल जाता है ना, उसका 27% यानी 1/4 से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसी एक तंग रास्ते से होके गुजरता है। और कहानी सिर्फ तेल पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया भर में जो माया कुदरती गैस यानी LNG की तिजारत होती है, इसका भी तकरीबन 22% इसी रास्ते का मोहताज है। ख़ासतौर पर यूरोप और एशिया के लिए तो ये तवानाई की लाइफलाइन है। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है? ये रास्ता अपने सबसे तंग मकाम पर सिर्फ 22 नॉटिकल मील चौड़ा है। बस इतना सा। यही वजह है कि ये जोग्राफियाई तौर पर इतना कमज़ोर है और किसी भी खलल के लिए एक आसान हदफ बन जाता है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग खतरात देखे हैं, एक साइबर, दूसरा फिजिकल। आइए अब इन दोनों को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि खलल चाहे कीबोर्ड के एक क्लिक से आए या समंदर में नाकाबंदी से, इसके असरात कितने दूर तक और कितने गहरे हो सकते हैं। यहाँ 2 वाक़यात का मुवाजना करना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है कॉलोनियल पाइपलाइन पर रैंसमवेयर का हमला, जो बुनियादी तौर पर एक IT सिस्टम का मसला था, और दूसरी तरफ है आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश, जो एक फ़िज़िकल मसला है। देखें, तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन नतीजा एक ही है, पूरी सप्लाई चेन में शदीद अफरा-तफरी। अच्छा, ये चार्ट एक फ़र्ज़ी सूरत हाल दिखाता है कि ऐसी खबरों पर मार्केट का रद्द-अमल कैसा होता है। फ़र्ज़ करें कि जून 2025 में कोई तनाज़ा खड़ा होता है।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں ایک دم سے اچھال آیا، لیکن پھر وہ جلدی سے نیچے بھی آ گئیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ تاجروں کو یہ یقین تھا کہ یہ بندش زیادہ لمبی نہیں چلے گی، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑا عالمی بحران ٹل گیا۔ اور جب بھی ایسا کوئی خلل آتا ہے تو اس کی معاشی قیمت بہت بہت بھاری ہوتی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، 2003 میں امریکہ میں ایک بہت بڑا بلیک آؤٹ ہوا تھا۔ وہ کوئی سائبر حملہ نہیں تھا، ایک تکنیکی خرابی تھی، لیکن پھر بھی اس ایک واقعے نے معیشت کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی بندش کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو اتنے سارے خطرات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ چلیں اب ذرا ان کوششوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے توانائی کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور ایک زیادہ مضبوط سسٹم بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے ایک حکمت عملی استعمال ہوتی ہے جسے ڈیفینس ان ڈیپتھ یعنی گہرائی میں دفاع کہتے ہیں۔ اب اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک دیوار پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ کئی لیئرز میں سیکیورٹی لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے باہر مضبوط فائر والز ہوتی ہیں جو زیادہ تر حملوں کو وہیں روک دیتی ہیں۔ پھر اگر کوئی اندر آ بھی جائے تو ڈیٹا انکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی وہ اسے پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے حکمت عملیاں ہیں، جیسے کہ حکومتیں ہنگامی حالات کے لیے تیل کے بہت بڑے ذخیرے رکھتی ہیں جنہیں اسٹریٹیجک پیٹرولیم ریزروز کہا جاتا ہے۔ پھر بائی پاس پائپ لائنز بنائی جاتی ہیں، یعنی اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا متبادل راستہ موجود ہو۔ اور سب سے اہم، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کر معلومات کا تبادلہ کرتی ہیں تاکہ کسی بھی خطرے کا پہلے سے پتہ لگایا جا سکے۔ لیکن ان تمام تیاریوں کے باوجود یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ جانتے ہیں توانائی کمپنیاں اپنے کل آمدنی کا کتنا حصہ سائبر سیکیورٹی پر خرچ کرتی ہیں؟ صرف 0.2%۔ جی صرف 0.2%۔ سوچیں، خطرہ اتنا بڑا اور اس سے بچنے کے لیے سرمایہ کاری اتنی کم۔ یہ اعداد و شمار صاف صاف دکھا رہا ہے کہ خطرے کی سنگینی اور ہماری تیاریوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم سوال پر لے آتی ہے۔ جنگ کے میدان تو بدل رہے ہیں، پہلے میدانوں میں فوجیں لڑتی تھیں، آج کی بورڈ پر جنگ ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس نئی جنگ کے لیے، اس توانائی کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں جس پر ہماری پوری دنیا کا دار و مدار ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہماری عالمی سلامتی کا مستقبل طے کرے گا۔